साथियों और प्यारे अभ्यर्थियों, मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा आज आप लोगों के सामने अपनी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए तीसरी क्लास सिलेबस से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज से अपन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले अपन इस टॉपिक को समझने के लिए अपन ये पढ़ते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, कितने प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियों के वर्गीकरण का क्या क्या आधार हो सकता है, क्या क्या भौतिक राशियों को लोगों ने किस हिसाब से खोजा, किस हिसाब से अडॉप्ट किया, कितनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपन ने यूज़ की भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, वो सारी बातें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि सभी को ये समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले है भौतिक राशियाँ, कि भाई भौतिक राशियाँ कहें कैसे, तो भौतिक सिंपल सी परिभाषा है कि वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सके, वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सके क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। दूसरे प्रकार से अपन ऐसे भी इनको परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी राशियां जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं, उनको भी अपन भौतिक राशियां बोल सकते हैं। तो भौतिक राशियों को बताने के लिए दो परिभाषाएं अपने पास में होगी कि वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके, माप तोल जिन राशियों का अपन कर सकते हैं उनको अपन भौतिक राशियां बोल रहे हैं। और दूसरी परिभाषा है कि भौतिकी के जो नियम हैं, भौतिकी के नियम अपन लोगों ने देखा कि भौतिकी के नियम है वो या तो किसी समीकरण के रूप में है, यानी किसी भी परिघटना को अच्छे से बताने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियम बना दिए वो भौतिकी के नियम हैं। जैसे अपन न्यूटन की गति के समीकरण पढ़ रहे हैं, वो भौतिकी के नियम हैं। और उनसे क्या है कि अपन को फिजिक्स की जो परिघटनाएं हैं उनको समझने में आसानी रहती है, उनको अपन क्या कहते हैं, भौतिकी के नियम कहते हैं। तो भौतिकी के नियमों को जिन राशियों की सहायता से अपन समझा सकते हैं उनको अपन ने क्या कहा है, भौतिक राशियां कहा है। भौतिक राशियों को अपन यदि वर्गीकरण करें, इन भौतिक राशियों का वर्गीकरण करें तो इनके वर्गीकरण के कई आधार हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण अपन करें तो सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे कि भौतिक राशियों का अपन दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर, किस गुणधर्म के आधार पर, दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर भौतिक राशियों को अपन डिवाइड कर रहे हैं। दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं। सबसे पहले तो क्या है, नंबर 1 अदिश भौतिक राशि, एंड नंबर 2 है सदिश भौतिक राशि। अदिश भौतिक राशियां वे राशियां होंगी जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण ही काफी है इन राशियों को व्यक्त करने के लिए। जैसे अपन बात करना चाहेंगे, जैसे द्रव्यमान, समय, ताप आदि। अब जैसे मान लो कोई अपन को पूछे कि भैया आज समय क्या हो गया, तो अपन सीधी सी बात कहेंगे कि भाई 10 बज गए। इसमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। अपन किसी को ये नहीं कहेंगे कि भाई 10 बज गए उत्तर की तरफ, वहां उत्तर की तरफ का कोई मतलब नहीं है। तो वे सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, कि उनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन राशियों को अपन अदिश भौतिक राशियां बोलेंगे। दूसरे प्रकार की क्या है,
सदिश भौतिक राशि है, तो इन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ अपन को दिशा की भी आवश्यकता होती है। इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए अपन को परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये सदिश नियमों का पालन करती हैं, सदिश नियमों का भी पालन करते हैं। जैसे सदिशों का जोड़ना घटाना वो अदिश राशियों से थोड़ा अलग है, उनको जोड़ने और घटाने के कुछ नियम हैं, तो वो नियम हो गए। तो सदिश राशियां क्या हो गई कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण हो, दिशा हो, और सदिश बीजगणित के नियमों का वो क्या करे, पालन करे। उनको अपन क्या कहेंगे, सदिश भौतिक राशियां कहेंगे। जैसे विस्थापन, बल, वेग आदि। यानी इन राशियों को बताने के लिए अपन को दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। समझ में आ गया। अब देखो वर्गीकरण का जो भौतिक राशियों के वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है वो निर्भरता के आधार पर अपन कर सकते हैं कि भौतिक राशियों का निर्भरता के आधार पर अपन भौतिक राशियों को दो पार्ट में डिवाइड करें। नंबर 1 मूल या आधार राशियां, और सेकंड है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कि भाई अपन ने निर्भरता के आधार पर मतलब दो प्रकार में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 है मूल या आधार राशियां यानी फंडामेंटल, एंड बेस फिजिकल क्वांटिटीज, एंड दूसरी नेक्स्ट है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मूल या आधार, इनकी अपन इनको परिभाषित करें तो अपन कैसे कह सकते हैं कि ये वो भौतिक राशियां हैं जिनको बनाने में किसी दूसरी भौतिक राशियों का उपयोग नहीं किया गया हो। यानी ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये भौतिक राशियां अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, दूसरी अपन ये भी कह सकते हैं कि इनको बनाने में किसी दूसरी भौतिक राशि का उपयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भौतिक राशियां दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, वे भौतिक राशियां जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए दूसरी किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, मूल या आधार राशियां कहते हैं। दो तरह से अपन परिभाषित कर सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, यानी इनको बनाने में किसी दूसरी भौतिक राशि का उपयोग नहीं हुआ है। दूसरी बात अपन कह सकते हैं कि इनकी जो पूर्ण परिभाषा के लिए अपन ये कह सकते हैं कि ये किसी भी दूसरी भौतिक राशि पर अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूल या आधार राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपन बात करें तो लंबाई है, तो अपन लंबाई को किससे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। लंबाई तो अपने आप में खुद सेल्फ फंडामेंटल यूनिट है। दूसरा, लंबाई के बाद में अपन द्रव्यमान और समय, ये फिलहाल तो अपन जैसे 3 की बात कर रहे हैं कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों ऐसी भौतिक राशियां हैं जो किसी दूसरी भौतिक राशि से मिलकर बनी हुई नहीं है। अब अपन बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हो गई जिनको अपन किन से मिलकर बना हुआ माने मूल या आधार राशियों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। जैसे वे राशियां जिनको मूल या आधार भौतिक राशियों से मिलकर माना जाता है, कि वे भौतिक राशियां
जो मूल या आधार भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे अपन बात करें एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे चाल बराबर क्या है भाई, दूरी बटा समय। इसका मतलब दूरी क्या है, एक लंबाई तो है, और लंबाई मूलभूत भौतिक राशि है और समय भी मूलभूत भौतिक राशि है। तो अपन ये कह सकते हैं कि चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्यों व्युत्पन्न है, क्योंकि चाल लंबाई और समय दोनों से मिलकर बनी हुई है, यानी दूरी बटा समय बराबर चाल। ऐसे अपन बात करें आयतन, तो आयतन भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 3 लंबाई हो गई, तो आयतन भी इससे मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है भाई, लंबाई है एक तरह से विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाता है। तो ये लंबाई है और समय, यानी ये दोनों दो मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर ये बनी है। ये इन भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण करने का जो मेन इनका एम है कि भाई अपन ने दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर भौतिक राशियों को वर्गीकृत कर दिया और निर्भरता के आधार पर अपन ने भौतिक राशियों को वर्गीकृत कर दिया। इन भौतिक राशियों के वर्गीकरण के अपन और भी तरीके निकाल सकते हैं। जैसे आगे अपन पढ़ें कि कुछ भौतिक राशियां तो ऐसी होती हैं जिनकी विमा होती है, अपन आगे पढ़ेंगे विमा, और कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको अपन कहते हैं कि विमाहीन होती हैं, यानी उनको व्यक्त करने के लिए ऐसी भौतिक राशियां भी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई विमा नहीं होती है। तो भौतिक राशियां अपन ने पढ़ी अदिश, दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर अदिश भौतिक राशियां, सदिश भौतिक राशियां, उनको व्यक्त करने के तरीके अपन ने देख लिए निर्भरता के आधार पर। लेकिन कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो ना तो अदिश होती हैं ना सदिश होती हैं, वो एक अलग ही प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं जिनको अपन बोलते हैं परदिश भौतिक राशियां, परदिश भौतिक राशियां। और परदिश भौतिक राशियों के एग्जाम्पल में मैं अब एग्जाम्पल देना चाहूंगा जड़त्व आघूर्ण। अब कोई पूछे कि सर ये जड़त्व आघूर्ण क्यों परदिश है, भाई इसका भी या तो ये अदिश कैटेगरी में जानी चाहिए या ये सदिश कैटेगरी में जानी चाहिए। तो मैं छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि भाई जड़त्व आघूर्ण को अपन परदिश भौतिक राशि क्यों कहते हैं। अब कोई कहे कि सर इसकी डेफिनेशन क्या है परदिश भौतिक राशि की, तो मैं तो सिंपल सी बात ये कहना चाहूंगा कि अदिश और सदिश दोनों प्रकार की जो राशियां हैं उनको अपन एक साथ यदि कभी तो सदिश की भांति कभी अदिश की भांति, तो उनको अपन कह सकते हैं परदिश, या अपन ये बोल सकते हैं सिंपल सी परदिश जो भौतिक राशियां हैं, परदिश भौतिक राशियां उनको परिभाषित करें तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई सदिश और अदिश राशियों का जनरलाइज फॉर्म, अपन ये बोल सकते हैं जनरलाइज फॉर्म ऑफ स्केलर and vector quantities is known as tensor quantities, अब कैसे जड़त्व आघूर्ण एग्जाम्पल दिया है अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, जैसे मान लो मैं बात करूं, अपन सभी लोग आप लोग भी जानते होंगे जड़त्व आघूर्ण कक्षा 11 का टॉपिक है। जैसे मान लो अपन ने एक चकती ली, चकती का सबसे पहले अपन जड़त्व आघूर्ण निकालें तो उस अक्ष के सापेक्ष निकालें जो चकती के तल के लंबवत हो तथा इसके केंद्र बिंदु से गुजरे। अपन अप्रोक्सीमेट निकालते हैं तो लगभग ये mr² आता है, ठीक है। फिर अपन इस एक्सिस के कोरोस्पोंडिंग निकालें तो अपन लंबवत अक्षों की परमें और समांतर अक्षों की परमें से निकालें तो यहां भी जड़त्व आघूर्ण निकल के आता है 1/2 mr²। ऐसे व्यास के कोरोस्पोंडिंग भी निकाल सकते हैं, यानी ये अक्ष तो अपन को वो अक्ष दे दी जिसके सापेक्ष चकती सममित है। लेकिन मान लो मैं ये चकती बनाऊं और मैं आपको ये पूछूं कि इसका जड़त्व आघूर्ण, भाई इसका भी जड़त्व आघूर्ण हो सकता है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण अपन को निकालने में बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही मान लो ऐसे दे दे इसका जड़त्व आघूर्ण, तो इसका जड़त्व आघूर्ण इस एक्सिस के सापेक्ष भी जड़त्व आघूर्ण निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसका मतलब जड़त्व आघूर्ण एक सिंपल चीज नहीं है, इसलिए ना इसकी डायरेक्शन कैसे भी घुमा दो चकती, कोई कहे कि भाई ये एक्सिस है इसको टच नहीं कर रहा और ये तार से बंधी हुई है, तो भी इसका क्या हो सकता है, जड़त्व आघूर्ण हो सकता है। तो अपन निकालें कैसे, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए अपन ने क्या कहा कि ये क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, यानी भौतिक राशियां क्या है,
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक टेंसर है जो ना सदिश है प्योरली और ना क्या है अदिश है। अब मैं बात करना चाहूँगा भौतिक राशियों के मात्रक। अब जैसे भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं लोगों ने कैसे दिए, वैज्ञानिक थे उनको क्या पता चला कि भाई इस राशि को अपन ये कहेंगे, ये मात्रक उसी हिसाब से दिए गए। जैसे मान लो पंडित जी ने किसी बच्चे का नाम निकाल दिया और वो बच्चा दुनिया में उसी नाम से जाना जाएगा, उसी हिसाब से मात्रक है कि भाई इन मात्रों को चुनने के लिए लोगों ने किस हिसाब से क्या किए, मापन का ऐसा मानक, भौतिक राशियों के मात्रक, भौतिक राशियों के मात्रक, भौतिक राशियों के मात्रक। तो इनको डिफाइन अपन कैसे करें, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं मापन का ऐसा मानक, मापन का ऐसा मानक जिसके, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज, जिसके गुणज के रूप में, जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक, गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, भौतिक राशियों के, उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अब ये जो मात्रक, भौतिक राशियों के जो मात्रक दिए, मानक आधार कि मापन का एक ऐसा मानक आधार ले लें, तो भौतिक राशियों के मात्रक करने के लिए, मात्रक देने के लिए 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां काम मिलेगी जनरली। मात्रक पद्धतियां, मात्रक पद्धतियां, सबसे पहले नंबर 1 FPS या FPS। F का मतलब है फुट, P का मतलब पाउंड, पाउंडल नहीं है, पाउंड है। P का मतलब, ये चीज इंपॉर्टेंट है, P का मतलब यहां पाउंड है। P का मतलब क्या है, पाउंड। पाउंडल होते ही एक अलग भौतिक राशि का मात्रक बन जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस भौतिक राशि का मात्रक है, कार्य का मात्रक बन जाता है ये पाउंडल। तो FPS यानी फुट, पाउंड और सेकंड, यानी 3 आधार हैं अपने पास में। और इस पद्धति को अपन, ये ब्रिटिश में खोजी गई थी, तो अपन इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन में अभियांत्रिक, ब्रिटिश अभियांत्रिकी पद्धति भी इसको बोलते हैं अपन, अभियांत्रिकी पद्धति। इसको ब्रिटेन में खोजा गया था, अभी 2 और आएंगी, उनको फ्रांस में खोजा गया था। कि अब सीधी सी बात हो गई कि इस पद्धति में जो फुट है, यानी लंबाई को अपन किस में पढ़ेंगे भाई, फुट में। जब अपन FPS इस सिस्टम का यूनिट यूज करेंगे, द्रव्यमान जो अपनी भौतिक राशि है उसको अपन किस में मेजर करेंगे, पाउंड में करेंगे, और समय जो है उसको अपन सेकंड में मेजर करेंगे। ये FPS है कि जो अपनी 3 मूलभूत भौतिक राशियां हैं, जो अपन ने अभी, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मूलभूत भौतिक राशियों के 3 ही लिखे थे मैंने अभी तक। तो यानी FPS या जो ब्रिटिश अभियांत्रिकी जो पद्धति है उसमें लंबाई यानी लेंथ को अपन पढ़ेंगे फुट में, द्रव्यमान को अपन पढ़ेंगे पाउंड में, और समय को अपन पढ़ेंगे सेकंड में। दूसरी जो पद्धति है भौतिक राशियों को के मात्रक डिसाइड करने की, उसको अपन कहेंगे CGS या गाउसियन पद्धति बोलते हैं इसको, गाउसियन पद्धति। इसको फ्रांस में खोजा गया था। कहां खोजा गया था, फ्रांस। यानी इसमें भी सीधी सी बात है, C का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यानी सीधी सी बात अपन कहेंगे कि इस पद्धति में लंबाई को अपन सेंटीमीटर में पढ़ेंगे,
द्रव्यमान को अपन ग्राम में पढ़ेंगे और समय को अपन सेकंड में पढ़ेंगे। यानी इसमें भी जो तीन अपनी मूलभूत भौतिक राशियां अपन ने मानी है तीन, उनको लंबाई को अपन सेंटीमीटर में पढ़ेंगे, द्रव्यमान को अपन ग्राम में पढ़ेंगे और समय को अपन सेकंड में पढ़ेंगे। तीसरी जो अपनी मात्रक पद्धति है, जिसको जनरली सबसे आसान है, साधारण बोलचाल की भाषा में उसी को अपन काम में ले रहे हैं, उसको अपन कहेंगे MKS या MKS पद्धति। MKS पद्धति इसमें ये भी फ्रांस में डिस्कवर हुई थी। इसमें लंबाई को अपन मीटर में, किलोग्राम यानी द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में पढ़ेंगे और समय को अपन सेकंड में पढ़ेंगे। यानी इस पद्धति में ये लंबाई को व्यक्त करती है, किलोग्राम द्रव्यमान को व्यक्त करेगा और सेकंड है वो समय को व्यक्त करेगा। यानी ये जो भौतिक राशि मात्रक पद्धति है, इसमें लंबाई को अपन मीटर में पढ़ेंगे, द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में पढ़ेंगे और समय को अपन सेकंड में पढ़ेंगे। अब पूरे भौतिक जगत को व्यक्त करने के लिए भाई तीन भौतिक राशियों से तो अपना काम नहीं चलने वाला, भाई तीन भौतिक राशियों से अपन इसको नहीं बना सकते। तो इस जो MKS जो पद्धति है, इसको मॉडिफाई, इसमें संशोधन कर दिया लोगों ने और नई पद्धति का नाम दे दिया मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको अपन बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं SI। तो इस SI जो मात्रक पद्धति है वो MKS पद्धति का संशोधित रूप ही है। लेकिन इसमें पूरे भौतिक जगत की अपन व्यक्त करने की बात करें कि पूरे भौतिक जगत को व्यक्त करने के लिए तीन भौतिक राशियों से तो काम नहीं चलेगा। यानी तीन कौन कौन सी? लंबाई सेकंड नंबर लंबाई हो गई, जिसको अपन यदि इस लंबाई जो है उसका मात्रक अपन करें तो मीटर, मात्रक उसका मीटर हो गया और संकेत हो गया M। दूसरी जो लंबाई है वो क्या है? द्रव्यमान, इसका मात्रक हो गया किलोग्राम और इसको अपन किससे स्लो करेंगे? केजी से। तीसरी जो है वो हो गया समय, इसका सेकंड में, और इसको अपन लिखेंगे छोटा s। अब तीन ये जो भौतिक राशियां थी ये तो MKS सिस्टम में ही थी, लेकिन पूरे भौतिक जगत को, जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया समय क्या हो गया, आज का तापमान क्या है, आज की विद्युत धारा कितनी, आज इस पंखा चल रहा है तो उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो उनको व्यक्त करने के लिए अपन को SI जो पद्धति बनी, SI पद्धति बनी, उसमें चार भौतिक राशियां तो जोड़ दी मूल मात्रकों में और दो जोड़ दी पूरक में। चार तो किस में जोड़ दी? मूल में, और दो जोड़ दी पूरक में। यानी कहने का मतलब हो गया 7 तो मूलभूत भौतिक राशियां होगी और 2 पूरक भौतिक राशियां होगी। इस हिसाब से अपन बात करें तो SI पद्धति में कितनी भौतिक राशियों को जोड़ा? 4 + 2, जिसमें 4 तो कौन सी हैं भाई? मूल, और 2 कौन सी हैं? पूरक। ये 4 जो भौतिक राशियां हैं उनमें सबसे पहले अपन बात करें तापमान की, कि भाई तापमान जोड़ा। तापमान ये SI पद्धति में है जो जोड़ी, वो जैसे MKS पद्धति को जो संशोधित किया उसमें है तापमान। तापमान को अपन इसमें केल्विन में भी पढ़ सकते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन SI सिस्टम में तापमान को केल्विन में पढ़ा गया है, सिंबल इसका K है। नेक्स्ट पांचवी जो है उसको अपन विद्युत धारा, उसको अपन एम्पियर में पढ़ेंगे। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर, और उसको डिनोट करने के लिए अपन सिंबल का यूज कर सकते हैं A। छठे नंबर की जो मूलभूत भौतिक राशि है उसको अपन बोल सकते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को अपन पढ़ते हैं, व्यक्त करते हैं मोल में, और इसको अपन सिंबल में MOL। और सातवें नंबर की जो मूलभूत भौतिक राशि उसको अपन बोलते हैं प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, जिसको कैंडेला, और जिसको व्यक्त करते हैं CD से। तो भाई तीन तो कौन सी होगी? MKS मात्रक पद्धति की, और 4 जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं उनको इसमें जोड़ दिया, तो 4 और 3 7 ये मिला के तो क्या होगी?
मूलभूत भौतिक राशियां हो गई, यानी ये वो राशियां हो गई जो अपना खुद का अस्तित्व रखती हैं, वो किसी दूसरी भौतिक राशि से मिलकर बनी हुई नहीं है। अपन ये भी बोल सकते हैं दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन फिजिक्स। और इस पूरे भौतिक जगत को बताने के लिए जो SI जो मात्रक पद्धति है उसमें दो भौतिक राशियों को और जोड़ा, जिसमें अपन क्या कहते हैं कि एक तो अपना कोण और दूसरा ठोस कोण। कोण और ठोस कोण। कोण यदि 2 डायमेंशन में है तो रेडियन में उसको अपन मेजरमेंट करेंगे, और 3 डायमेंशन में है तो उसको स्ट्रेट रेडियन में मेजर करेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों ये जनरल फिजिक्स को पढ़ने के लिए इनिशियल जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। मैं आशा कर रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे अभ्यर्थी हों चाहे मेरे दोस्त हों, कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।